फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 प्लेटो का। लेक्चर नंबर 1 हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। जो लोग लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं वो पहले जाके लेक्चर नंबर 1 देखें। उसके बाद ही आपको जो आगे का वीडियो है वो बेहतर समझ में आएगा। हम लोगों ने लेक्चर 1 में जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, प्रिंसिपल्स ऑफ गुड देखा था, जस्टिस देखा था, एजुकेशन देखा था और कम्युनिज्म देखा था। इस लेक्चर में हम लोग आइडियल स्टेट से शुरुआत करेंगे और फिलोसफर किंग, इसे इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे और इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। हम लोग कम्युनिज्म में साम्यवाद में देखे थे कि जो गार्डियन क्लास है, संरक्षक वर्ग, उसके लिए फैमिली, प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, हाउस, ये सब नहीं थी। लेकिन वहीं हम देखेंगे कि जो प्रोड्यूसर क्लास था, उत्पादक वर्ग था, उसके लिए आवश्यक थी, मतलब वो रख सकता था ये सब सारी चीज़ें। इसमें आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि प्लेटो ने कम्युनिज्म में किसे जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार दिया था। तो इसमें आपका आंसर होगा उत्पादक वर्ग, प्रोड्यूसर क्लास। इसमें कम्युनिस्ट सोसाइटी में कहता है कि जो संतान जो है वो सबकी होंगी, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं होंगी कि वो संतान जो है वो किसकी है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। इसके आगे हम लोग देखे थे जो प्लेटो है वो सरकार के शासन में जो है वो वीमेन को जो है योग्य नहीं मानता है। वो वीमेन को लिबर्टी देता है लेकिन उसको गवर्नमेंट में योग्य नहीं मानता है। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख चुके थे। अब हम इसके आगे बात करेंगे। हम लोग देखेंगे साम्यवाद के ऑब्जेक्ट्स के बारे में, उद्देश्य के बारे में। तो इसमें जो प्लेटो है वो कहता है जो फैमिली होगा, गार्डियन क्लास जो संरक्षक वर्ग है, उसमें जो है फैमिली को लेके नापपन पे ये था पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य यूनिटी ऑफ द स्टेट, राज्य की एकता को बरकरार रखना। तीसरा जो पॉइंट है वो वीमेन फ्रीडम एंड इक्वल राइट। आप कहेंगे कि वीमेन फ्रीडम जो है वो कैसे पॉसिबल हुआ। एक पति का होना की बाध्यता खत्म हो गई, संतानों की परवरिश करना कंपलसरी है, वो भी खत्म हो गया कि मतलब ये आपका संतान है, इसका परवरिश आप करें, ये भी खत्म हो गया था। इक्वल राइट्स का बात कर रहा है। और इसमें जो एक अपवाद है उसको आपको पता होना चाहिए कि प्लेटो जो है वीमेन को सरकार के शासन में योग्य नहीं मानता है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्ट था वो श्रेष्ठ संतानों की प्राप्ति, मतलब सही संतान आएंगे तो वो फ्यूचर बनेंगे एथेंस का। आप लोगों को इसके ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए 1 2 3 4। यहाँ पे कम्युनिज्म खत्म होता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे आइडियल स्टेट, आदर्श राज। इसको हम लोग फिलोसफर किंग भी कहते हैं। फिलोसफर किंग, दार्शनिक राजा। इसमें हम जो बात करेंगे कि स्टेट जो है, इसमें जो प्लेटो है स्टेट के 3 स्टेज बताए, 3 चरण बताए हैं। पहला बोला है हेल्दी स्टेट, इकोनॉमिक नीड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, मतलब मानव की आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति। प्लेटो का मानना है कि पहले व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत करो, उसको पैसे की कभी कमी ना हो। हाँ, इकोनॉमिक की बात होती है तो जो ह्यूमन सोल को प्लेटो ने 3 चरण में बांटा था। इसमें से जो प्रोड्यूसर क्लास है जो वो इसमें इकोनॉमिक में उसका डेवलपमेंट होता है। इसमें एक और डिवीज़न ऑफ लेबर, मतलब श्रम विभाजन। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि डिवीज़न ऑफ लेबर का जो है वो सबसे पहले किसने दिया था। तो इसमें आएगा प्लेटो। इसमें जब प्रोड्यूसर क्लास से लेबर क्लास को अलग किया तो इसमें जो है एस्पिलाइजेशन ऑफ द फंक्शन, मतलब एस्पिलाइजेशन ऑफ द फंक्शन मतलब कार्य का विशिष्टीकरण। इसमें जो पहला जो प्लेटो के द्वारा किया जाता है वो सबसे पहले कि ये डिवीज़न ऑफ लेबर की बात करता है, एस्पिलाइजेशन ऑफ द फंक्शंस की बात करता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले किस थिंकर ने इनको अलग करने की बात की है, तो वो आपका जो उत्तर होगा वो प्लेटो होगा। आइडियल स्टेट का जो दूसरा चरण है वो द लग्जरियस स्टेट में जो दोस्तों होता है वो स्पिरिट या साहस का गुण विकसित होता है। में जो मेनली बात होती है वो आर्मी के डेवलपमेंट की बात होती है कि आर्मी को जो है यहाँ पे डेवलप किया जाता है। और थर्ड स्टेज की हम लोग बात करें तो इसमें इसमें जस्ट स्टेट मतलब न्याय राज्य की बात करता है। इसमें जो फिलोसफर किंग है, जो है दार्शनिक राजा को तैयार किया जाता है। ये जो फिलोसफर किंग होगा इसमें ऑल क्वालिटीज होगी। आपने जो एजुकेशन में देखा था वो जो सारी क्वालिटीज है वो फिलोसफर किंग में रहती है। ऑल क्वालिटीज वही बनता है फिलोसफर किंग। तो वही इसी का बात करता है इसमें। ऑल क्वालिटीज अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो मेरा जो पिछला लेक्चर है प्लेटो के ऊपर, उसमें आप प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें देखेंगे कि फिलोसफर किंग कैसे बनता है, तो वहाँ से आपको बेहतर समझ में आ जाएगा।
और जो लोग वीडियो देख चुके हैं उनको तो समझ में आ ही रहा होगा कि ऑल क्वालिटीज़ किसकी बात कर रहा है प्लेटो। यहाँ पे आपको आइडियल स्टेट का 3 स्टेज जो है वो पता चल गया होगा। प्लेटो का जो 3 स्टेज है आइडियल स्टेट का, उसको हम लोग एक डायग्राम में समझे तो इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि पहला जो होगा वो प्रोडक्शन होगा, फिर डिफेंस होगा और रूल होगा। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, डिफेंस रक्षा, रूल शासन। इसमें जो प्रोडक्शन होगा एपिटाइट होगा, इसको हम लोग तृष्णा या क्षुधा कहते हैं। ये जो होगा वो प्रोड्यूसर क्लास में होगा, प्रोड्यूसर क्लास में होगा एपिटाइट। और दूसरा बात करें डिफेंस की तो इसमें जो होगा वो स्पिरिट होना चाहिए, साहस होना चाहिए। और एक इसमें होना चाहिए सोल्जर में, सैनिक में होना चाहिए। सैनिक में विकास करता है स्पिरिट। और तीसरा रूल जो है शासन, इसमें जो है रीजन या विजडम जिसको हम लोग कहते हैं विवेक या बुद्धि होना चाहिए इसमें। और एक इसमें होगा फिलोसफर किंग में होगा। इसमें जो इसका गुण है वो जस्टिस हो गया, एजुकेशन हो गया और कम्युनिज्म। ये जो हो गया वो आदर्श राज्य का सोशल क्लासिफिकेशन हो गया, प्रोड्यूसर वर्ग, फिर स्पिरिट, सोल्जर एंड फिलोसफर किंग। लेकिन जो उसका तत्व हो गया निर्धारक तत्व वो जस्टिस, एजुकेशन एंड कम्युनिज्म। इसमें से ये दोनों में से जो अगर कोई एक भी चीज़ अगर नहीं इधर उधर हुई तो वो आदर्श राज्य नहीं होगा। इसके आगे हम जो फिलोसफर किंग को देखें, सबसे पहले प्लेटो से पूछा गया कि आप दार्शनिक राजा क्यों चाहते हैं। तो प्लेटो बोलता है टू प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम, द राज्य की रक्षा करना चाहता है किससे, ये कुछ पॉइंट देता है। इंडिविजुअलिज्म से, व्यक्तिवाद से, इनएफिशिएंसी से, अक्षमता। इसको कहते हैं कि मान लीजिए जो किसी के पास जो विजडम वाला है अगर वो काम करने लगेगा स्पिरिट वाला, या और जो स्पिरिट वाला है वो प्रोड्यूसर वाला काम करने लगेगा, तो उस वो जो कार्य करेगा वो उसकी वैल्यूबल जो है वो कम रहेगी, वो उतना अच्छा से नहीं कर सकता है। इनएफिशिएंसी जनरेट हो जाएगी। उसके बाद में वो बात करता है इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता। मान लीजिए डेमोक्रेसी है तो उसमें चुनाव कराइए आगे बढ़िए, चुनाव कराइए फिर आगे बढ़िए, चुनाव कराइए आगे बढ़िए, अस्थिरता रहती है। तो इसमें जो कहता है कि फिलोसफर किंग एक बार बन गया तो आगे बढ़ते रहेगा, अस्थिरता रहेगी। और जब तक वो रहेगा तब तक दूसरा जो नया फिलोसफर किंग है वो डेवलप हो जाएगा। शासन में जो है स्थिरता आएगी। पॉलिटिकल, अगला जो कहता है पॉलिटिकल सेल्फनेस, राजनीतिक स्वार्थप्रता। डेमोक्रेसी में हर पार्टी अपना हित चाहती है, अपना स्वार्थ चाहती है, लेकिन यहाँ पे जब फिलोसफर किंग आ जाएगा तो सब चीज़ समाप्त हो जाएगा। सबसे मुख्य बात जो कहता है वो कहता है कि यहाँ पे जो है इग्नोरेट किंग है वो खत्म हो जाएगा, अज्ञानी शासक खत्म हो जाएगा। फिलोसफर किंग क्यों चाहिए उसने जो है बहुत सारे पॉइंट दे दिए। प्लेटो का एक स्टेटमेंट है जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि उसने कहा है कि हमारे दुखों का अंत तब तक नहीं होगा जब तक हमारा जो शासक है वो फिलोसफर किंग नहीं होगा। अगर जो प्लेटो का फिलोसफर किंग है उसको हम लोग अगर कह सकते हैं कि फिलोसफर किंग इज इक्वल टू फिलोसफी ऑफ प्लेटो, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा क्योंकि जो प्लेटो का फिलोसफी है वो उसका आधार ही फिलोसफर किंग है। इसके बाद हम जो देखेंगे ड्यूटीज ऑफ फिलोसफर किंग, उसके जो कर्तव्य हैं वो क्या हैं। तो इसमें सबसे पहला देखेंगे प्रत्येक व्यक्ति को उसका विशिष्ट कार्य सौंपेगा, मतलब उसको पता है कि किसके अंदर क्या गुण है उसके अनुसार वो उसको कार्य दे देगा। दूसरा बात करें तो एजुकेशन लेवल को बनाए रखेगा, ऐसा नहीं कि उसे मिट्टी में मिला दे। तीसरा बात करें तो रिलीजियस बिलीफ्स मतलब धार्मिक विश्वासों को कंट्रोल करेगा। ये बातें याद रखिएगा कि फिलोसफर किंग की ड्यूटीज़ में 3 बातें आती है। यहाँ पे ड्यूटीज़ दे दिया तो इसके आगे हम बात करेंगे क्या राजा के ऊपर कोई लिमिटेशन होगा। तो लिमिटेशन ऑन द फिलोसफर किंग, नियंत्रण। तो इसमें देखेंगे कि राजा के ऊपर क्या क्या नियंत्रण है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्लेटो का राजा है वो 100% फ्री है, 100% फ्री है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। पूछा गया कि 100% फ्री क्यों है, तो वो कहता है कि नॉट इलेक्टेड बाय द पब्लिक सो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पब्लिक, मतलब जनता ने उसको चुना ही नहीं है तो वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तीसरी बात कहता है कि कस्टम्स एंड लॉस से 100% फ्री है, मतलब उस पर किसी भी प्रकार का दबाव या कानून नियम लागू नहीं होता है। एक तरह से जो प्लेटो का फिलोसफर किंग है वो निरंकुश शासन बनाने का प्रयास करता है। सब देखते हुए जो कार्ल पॉपर है वो प्लेटो को फर्स्ट फासीवादी कहता है। हम आगे जो बात करेंगे फाइनल स्टेज है जो रिपब्लिक का, फॉल ऑफ द स्टेट। फॉल ऑफ द स्टेट
होता है राज्य का पतन। इसमें कहता है कि जो एजुकेशन है, जस्टिस है, प्लस फिलोसफर किंग, इसमें जस्टिस प्लस फिलोसफर किंग कर दीजिएगा, क्योंकि राजा जो है वही न्याय करता है। और दूसरा कम्युनिज्म, साम्यवाद। अगर इसमें से इफ एनी वन इज मिसिंग तो राज्य का फॉल डाउन हो जाएगा, मतलब पतन हो जाएगा। नेक्स्ट जो आप हेडिंग दीजिएगा, सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेटमेंट, इसे जो है पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। इसमें इसकी जो है सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेटमेंट बुक में, इसमें जो है फिलो ये जो इसका रिपब्लिक बुक था उससे इसका जो विचार है कुछ परिवर्तित होता है। इसमें कहता है कि किंग जो है वो पब्लिक के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें जो स्टेटमेंट बुक है इसका एंड में कहता है कि जो आइडियल स्टेट होगा इज पॉसिबल ओनली इन हेवन, मतलब जो आइडियल स्टेट है वो सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग में पॉसिबल है, स्वर्ग में हो सकता है, नॉट ऑन द अर्थ, मतलब पृथ्वी पे पॉसिबल नहीं है। इसमें आगे वो कहता है कि जो रियलिस्टिक स्टेट होगा, यथार्थवादी राज्य होगा, उसमें ऑटोक्रेटिक मतलब तानाशाही शासन जो है वो चल नहीं पाएगा, नॉट पॉसिबल। तो उसमें क्या चलेगा, इसमें क्या होनी चाहिए, इसमें लॉज प्लस पब्लिक विल, मतलब कानून और जनता की इच्छा होनी चाहिए। यहाँ पे जो है दो चीज़ें, कानून और जनता की इच्छा को स्वीकार करता है। तो इसी के आगे वो आगे जाके लिखता है द लॉज लिखता है, वो जो धीरे धीरे लाइन पे आ रहा है। सबसे पहले वो क्या लिखा कि जो है राजा जो है, फिलोसफर किंग जो है वो जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन स्टेटमेंट जो है उसके एंड आते आते जो कहता है कि जो आइडियल स्टेट है वो सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग में संभव है, पृथ्वी पे संभव नहीं है। यहाँ पे जो धीरे धीरे वो लॉस प्लस पब्लिक विल की बात करता है, लेकिन जो वो पूरी तरह इस पे बात करता है वो अपने बुक द लॉज में बात करता है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम जो स्टेटमेंट में करता है वो मेरे दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स, राज्यों का वर्गीकरण कर देता है। उसकी जो बुक थी रिपब्लिक, उसमें जो है किसने आइडियल स्टेट को बेस्ट माना है और अदर को उसने नकार दिया है। और उसके बाद जो उसकी बुक है स्टेटमेंट, इसमें जो है वो कहता है कि हु रूल्स, किसका शासन। पब्लिक में आइडियल स्टेट का बेस है और स्टेटमेंट में हु रूल्स, हु रूल्स को समझ लीजिए, इसमें कहता है हु रूल्स, नन, कोई नहीं। एनार्की मतलब अराजक, यहाँ पे कोई शासन नहीं करेगा। नन के बाद कहता है वन, एक, एक में इसमें कहता है जो राज्य होगा वो मोनार्की होगा, राजतंत्र, और दूसरा डिक्टेटरशिप, तानाशाही। इसमें राजतंत्र को गुड कहता है और तानाशाही को बैड कहता है। थर्ड में बात करता है फ्यू, कुछ लोग। फ्यू में आ जाएगा क्या, ऑलिग्रेसी जिसको कहते हैं, अल्पतंत्र, इस अल्पतंत्र को गुड मानता है। इसमें एक और है जो जुंटा, उसको बैड मानता है। और इसके बाद जो फोर्थ नंबर पे आ जाएगा मैनी या ऑल, इसमें सभी लोग शासन करने लगते हैं। कंडीशन कैसे बनेगी, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी दो तरह की बन के आएगी, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव को कहते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र, जैसा कि इंडिया में है। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है स्विट्जरलैंड में है। इसमें जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को गुड कहता है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को बैड कहता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कहता है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है आपका क्षेत्रफल या जनता उसमें ज़्यादा अधिक होगी तभी वो आएगा। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट बात करता है कि देखेंगे कि वो कहता है कि जो किंग है उसकी ड्यूटी है कि उसका जो एरिया है, भूभाग है, वो ना तो घटे ना तो बढ़े, मतलब जितना में वो अच्छे से शासन कर सकता है उतना ही एरिया उसको रखना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे उसकी जो एक और इम्पोर्टेंट बुक है, सब्जेक्ट्स ऑफ लॉज। इसमें जो कहता है कि इसमें जो उस स्टेटमेंट बुक जो उसका था उसके अंदर जो उसके मन में जो विचार आया वो अपनी पुस्तक लॉज में उसने अप्लाई कर दिया। इसमें कहता है कि जो हमें सरकार चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, सॉवरिन होनी चाहिए, संप्रभु होना चाहिए। इसमें जो शासक को है वो संप्रभु बनाने की बात करता है। और इसमें कहता है कि जो शासक है वो संप्रभु कैसे रहेगा, तो उसको जो है सोर्स कहता है कि जो लॉ कानून के द्वारा वो संप्रभु बनेगा। यहाँ पे वो कहता है कि जो संप्रभुता आएगी वो कहाँ से आएगी, कानून से आएगी। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो लॉज का, उसको लिख लीजिएगा कि लॉज में जो मेन ऑब्जेक्ट है, मेन उद्देश्य जो है इसका, वो है लीगल स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट करना, कानूनी राज्य का स्थापना करना। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो प्लेटो था उसके थॉट जो है वो चेंज क्यों हुए, कैसे चेंज हुए, क्या उसका रीजन पब्लिक था, नहीं। तो इसमें हो जाएगा पब्लिक नहीं था, उसका जो रीजन था वो किंग था, क्योंकि वो जिस प्रकार का जिस योग्य का राजा चाहता था उस योग्य का किंग उसको नहीं मिला, इस वजह से उसने अपनी थॉट को जो है वो चेंज किया। यहाँ पे जो प्लेटो का थॉट है वो पहले था रिपब्लिक, रिपब्लिक को हम लोग एक्स मान लेंगे।
उसके बाद आया स्टेटमेंट, यहाँ पे वाई हो गया, और लॉस में उसका जो थॉट है वो जेड हो गया। यहाँ पे जो एक्स से वाई गया, वाई से जेड गया, इसका जो थॉट चेंज हुआ, इसका जो कारण था, कारण वो पब्लिक नहीं किंग है। ये जो स्टेटमेंट है वो किसने कहा है? एरिक वोजलिन। ये एरिक वोजलिन जो है वो कहते हैं कि जो प्लेटो का थॉट जो चेंज हुआ है, उसका जो कारण है वो पब्लिक नहीं किंग है, राजा है। यहाँ पे हम बात करें अगर आगे, रिपब्लिक वर्सेस लॉज, मतलब रिपब्लिक में क्या था और उसके बाद लॉज में क्या हुआ। तो रिपब्लिक में जो था उससे क्या जो कंपरेटिव जो हम लोग देखेंगे, तुलनात्मक देखेंगे दोनों के अंदर, उससे हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। हमारा लॉज में जो है वो प्लेटो का जो है रियलिस्टिक व्यू था, यथार्थवादी व्यू हो गया, उस वो रिपब्लिक में नहीं था। दूसरा, लॉज में कानून को स्वीकृति दिया, वो रिपब्लिक में नहीं दिया था। दूसरा, इसमें मिक्सर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, मिश्रित संविधान की बात करता है। मतलब मिश्रित से मतलब है, मिक्स से मतलब है कि उसमें जो है विभिन्न विभिन्न आइडियाज़, विचारों को, अलग अलग आइडियाज़ जो है उसको एक साथ लेके चलने की बात करता है। इसमें जो इसका जो मेजर चेंजेस है वो कहता है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है एंड फैमिली जो है वो फॉर ऑल है, मतलब सबके लिए है। लेकिन रिपब्लिक में वो सबके लिए नहीं था, वो सिर्फ प्रोड्यूसर क्लास के लिए था। लेकिन लॉज आते आते उसका जो आइडियोलॉजी है वो पूरी तरह से चेंज हो गया। पे क्लास कॉपरेशन की बात करता है, वर्ग सहयोग की बात करता है। लेकिन वहाँ पे क्या था, रिपब्लिक में वो क्लास को जो है क्लासिफिकेशन करता है, मतलब अलग अलग करता है कि उसमें जो है शासन वर्ग रहेगा, शासक वर्ग रहेगा, फिर सैनिक वर्ग रहेगा, और दूसरा उत्पादक वर्ग रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो वर्ग सहयोग की बात करता है, कॉपरेशन की बात करता है। और तीसरी चीज़ कहता है इसमें कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कहता है कि जो वेतनभोगी शिक्षक हैं वो शिक्षक वेतन ले सकते। रिपब्लिक में वो कहता था कि जो सोफिस्ट जो है उसकी आलोचना करता था कि वो लोग पैसा लेके पढ़ाते। लेकिन लॉज आते आते लॉज में वो कहने लगा कि जो एजुकेशन में वो शिक्षक जो हैं वेतन ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। इसके आगे हम जो बात करेंगे वो इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे प्लेटो की, जो याद करने के लिए ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। इसमें प्लेटो जो कहता है, संवाद शैली, डायलॉग स्टाइल में लिखता है, मतलब जैसे कि उसने, जैसे हम लोग मैथ में नहीं मानते लेट एक्स लेट बी लेट वाई, उसी प्रकार से इसमें जो पात्र बना देता है ए बी सी, इस तरह से करके। और दूसरा, स्टेटमेंट एंड लॉस में जो है वो सॉक्रेट्स का प्रभाव जो है नहीं होता है, क्योंकि उसका जो प्रभाव था सॉक्रेट्स का, वो सारा का सारा उसने अपने बुक रिपब्लिक में जो है वो डाल दिया है। सॉक्रेट्स के विचार से जो 100% फ्री जो उसका विचार है वो बुक में देखने को मिलता है हम लोगों को, वो स्टेटमेंट एंड लॉज में देखने को मिलता है। आगे बात करें तो रिपब्लिक को जो है ग्रीक लैंग्वेज में पॉलिटिया कहते हैं। पॉलिटिया का मतलब जो है वो डेमोक्रेसी से नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम से है। रिपब्लिक बुक को नेक्स्ट में बात करेंगे। रिपब्लिक बुक जो है उसको बेस्ट टेक्स्ट ऑन एजुकेशन कहने वाला जो व्यक्ति है वो है रूसो। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जा चुका है कि बेस्ट टेक्स्ट ऑन एजुकेशन कौन का, रिपब्लिक को कौन मानता है, वो रूसो। लॉज जो है वो प्लेटो का लास्ट टेक्स्ट है, जो उसकी अंतिम बुक है वो लॉज है। एल फॉर लॉस, एल फॉर लास्ट। नेक्स्ट बात करें तो रिपब्लिक में वो शासक को, किंग को जो है हेड्समैन यानी गडेरिये की संज्ञा देता है। और या स्टेटमेंट में बात करें तो द डॉक्टर, द वेबर, बुनकर, और तीसरा नाम देता है द पायलट। ये तीन उपमा जो है शासक के लिए देता है, वो स्टेटमेंट में देता है, और रिपब्लिक में देता है गडेरिये की। ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो एग्जाम में मेनली पूछे जाते हैं। इनको आप जो है वो लिख करके आप याद कर लीजिएगा। इसकी एक थ्योरी जो बहुत फेमस है, एलिगरी ऑफ कैव, गुफा का सिद्धांत। ये जो थ्योरी इसने दी है वो कहाँ पे दिया है, रिपब्लिक बुक में। प्लेटो जो है उसका ऑथोरिटरिज्म में विश्वास है, मतलब सत्तावाद में। दूसरी चीज इसका विश्वास है टोटलिटरिज्म में, इसका विश्वास है, इसको हम लोग कहेंगे सर्वाधिवाद, सर्वाधिकारवाद। तीसरा जो है यूटोपियन, कल्पनावादी माना जाता है इनको। और ये साबित जो हैं वो बहुत सारे थिंकर जो हैं इनको मानते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं, कार्ल पॉपर ने जो बुक लिखी है उसका नाम है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। इट वाज रिटन इन 1945। कार्ल पॉपर जो है उसने प्लेटो को तो फांसीवादी कर दिया है। दूसरे थिंकर जो हैं RHS क्रॉसमैन, इन्होंने जो बुक लिखी है प्लेटो टुडे, इंडिया टुडे के जैसा है, प्लेटो टुडे। और इन्होंने जो ये बुक लिखी है वो 1945 में लिखी है।
यहाँ पे जो है हमने प्लेटो को कंप्लीट इसमें देख लिया है, इससे आपका जो क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाने वाला है। यूजीसी नेट से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।